प्रणाम, नमस्ते, गुड इवनिंग इंडिया, गुड इवनिंग जो लोग यूएस से ज्वाइन कर रहे हैं आज के ग्लोबल व्यू पॉइंट शो में अचीवर्स जंक्शन के। अचीवर्स जंक्शन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अचीवर्स आपस में डिस्कस करते हैं कि और अचीवमेंट्स कैसे करें। और आज हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट, एमिनेंट राइटर और रिनॉन्ड स्कॉलर राजीव मल्होत्रा जी। राजीव मल्होत्रा जी प्रणाम। और मैं थोड़ी सा राजीव मल्होत्रा जी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो लोग जानते हैं उनके लिए तो अच्छा है, जो लोग पहली बार इनको सुनने जा रहे हैं उनके लिए कि राजीव जी यूएसए आए, फिजिसिस्ट हुए और फिजिक्स में स्कॉलर रहे। उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइजेशन किया और खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज का सब्जेक्ट है डिस्कशन का। और ये तब स्पेशलाइज कर रहे थे हमारे जन्म से पहले 1970s में। और तब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस में है। इन्होंने बहुत सारे कंपनीज को फाउंड किया और 20 कंट्रीज में इनकी कंपनी चली और इनका एंटरप्रेन्योरशिप काफी सक्सेसफुल रहा। इसके बाद इन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज किया। ये काफी इम्प्रेस्ड हैं इंडिया के हिस्ट्री, कल्चर और कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो वेदांतिक टाइम से है वो उसमें इनका काफी इंटरेस्ट रहा है। और इन्होंने रिसर्च किया सिविलाइजेशन पे, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी खास करके कैसे सिविलाइजेशन उनको यूज करते हैं। और इनका इंटरेस्ट रहा है सोशल साइंस, माइंड साइंस, ऐसी बातों पे। तो इनके साथ, इन बातों के साथ इन्होंने कई पुस्तकें पब्लिश की हैं। और इन्होंने इन्फिनिटी फाउंडेशन फाउंड किया है जो प्रिंसटन न्यू जर्सी में है, जिसके ये पब्लिकेशंस हैं। और उस पब्लिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन हमने देखा है जो 14 वॉल्यूम्स हैं, एक सीरीज है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो इन्होंने इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वैदिक टाइम से और अब तक कैसा है इनका रिसर्च और ये कंपाइलेशन है इन वॉल्यूम्स में। और इनका लेटेस्ट बुक जो अभी के टाइम और आने वाले टाइम दोनों को कवर करता है, और अभी के टाइम में क्या चैलेंजेस हैं और आने वाले टाइम में क्या चैलेंजेस होंगे और खास करके इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस होंगे, इन्होंने उसमें कवर किया है। ये बुक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर, 5 बैटल ग्राउंड्स। इन्होंने 5 बैटल ग्राउंड्स आइडेंटिफाई किए हैं जो वर्ल्ड को लड़ना है और इंडिया को, खास करके इंडिया के कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं इन्होंने इसमें कवर किया है। और आज हम लोग इस बुक की कई चीजें कवर करेंगे, क्योंकि इनकी जो इंसाइट इस किताब में है वो अनपैरेलल है, आप कहीं नहीं पाएंगे। क्योंकि ये इस किताब में जो इंडिया के बारे में इन्होंने कवर किया है और इंडियंस के बारे में जो हमारे हिस्टोरिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हमारी स्पेसिफिक सनातन धर्म से है, वो कहीं नहीं मिलेगा। और इसलिए ये बुक सबसे अलग है और स्पेशल है। और इसलिए हम लोग ये आज इंटरव्यू भी कर रहे हैं ताकि हमारे भारत के लोग जो हैं वो समझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन चैलेंजेस हैं, इसमें थ्रेट है, और उन सबको कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक रिवॉल्यूशन के जैसा आ रहा है, जैसे हमारा हर तरह का रिवॉल्यूशन होता है जो सब कुछ चेंज कर देता है, तो उसमें हम इंडिया और इंडियंस कैसे अपने को पोजीशन करेंगे। इसके साथ मैं आमंत्रित करता हूं राजीव जी को। और सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे राजीव जी से कि आपने ये किताब लिखने का क्यों सोचा और इसमें आपने किन बातों को किया है, ताकि हम सब कुछ एक साथ थोड़ा सा जान ले ब्रीफ में, और फिर हम उसमें और बातें करेंगे। राजीव जी। धन्यवाद। आपको मिलकर बड़ी खुशी हुई। आप यहाँ न्यू जर्सी के ही रहने वाले हैं, पर अब मैंने आज ही सुना कि आप न्यू जर्सी से जा रहे हैं। आपसे पर्सनली फिजिकली मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कम से कम अब जूम के कारण हो गई, जूम के द्वारा हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पुस्तक लिखी है मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ये टेक्निकल पुस्तक नहीं है। ये जो जो लोग टेक्निकल हैं उनके लिए नहीं है। ये पुस्तक है कि सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होगा, पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट होगा, आपकी संस्कृति पर क्या इम्पैक्ट होगा, आपके मन पर क्या इम्पैक्ट होगा। ये
ये है जो सोशल इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इमोशनल इम्पैक्ट, उसके बारे में है। तो ये आप घबराएं ना कि ये बहुत टेक्निकल होगी, हम एआई नहीं जानते तो हमारे लिए नहीं है। ये आम आदमी के लिए लिखी हुई है, जिसको एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ भी ना पता हो, उसके लिए लिखी गई है। और जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते हैं वो समझते हैं कि हमको सब कुछ ही मालूम है, लेकिन जब पढ़ेंगे आपको काफ़ी ऐसे प्रश्न आएंगे, काफ़ी ऐसे ख्याल आएंगे, नए नए आइडियाज़ आएंगे जो आपने शायद ना समझे हों। नए विचार आएंगे, क्योंकि हम कई विचारों को चैलेंज कर रहे हैं इस पुस्तक में। तो आइडिया इज कि ये जो थॉट है, ये जो डिस्कशन है, जो डिस्कोर्स है, जो मंथन है, ये ज़्यादा चले, उसमें ज़्यादा एआई के बारे में लोग आए। तो हमने ये पुस्तक इसलिए लिखी क्योंकि कुछ तो पुस्तकें ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत टेक्निकल हैं, जो लोग प्रोग्रामर हैं उनके लिए लिखी हैं। ये वैसी पुस्तक नहीं है। कुछ हैं बहुत फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन कि भी अगले 100 साल में ऐसे होगा, तो ये वैसी भी नहीं है, ये इस जमाने के बारे में है। और फिर हैं जो बहुत बिजनेस, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट के लिए, ये हेल्थ सेक्टर में ये किया जाए, ऐसी हैं पॉलिसीज जो बड़ी नैरो पॉलिसीज हैं, छोटी छोटी पॉलिसीज हैं, टारगेटेड, उनके लिए लिखी हुई हैं, जो स्पेशलाइज लोगों के लिए लिखी हैं। लेकिन आम जनता के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या फर्क हो दुनिया के ऊपर, संसार पर क्या होगा, इसका क्या असर होगा, वैसी पुस्तकें नहीं है। तो इसलिए हमने ये पुस्तक लिखी। और ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 200 साल पहले, इंग्लैंड में हुआ, फिर फ्रांस में गया, तो इंडिया में उन्होंने आने नहीं दिया। और जिसके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब जो फैक्ट्रीज थी उनको बिजली से चलाना शुरू कर दिया, ताकि वो फैक्ट्रीज और ही, उनका लेवल और ही बढ़ गया, क्योंकि पहले तो लोग ह्यूमन बीइंग, आदमी, इंसान काम करते थे। तो अब वो मशीनें जो थी, वो मशीनें बिजली से चलनी शुरू हुई। तो वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ऐसा असर हुआ कि वो ब्रिटिश पावर बहुत बढ़ गई और इंडिया कमजोर होगी। उन्होंने फिर इंडिया के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण ही कॉलोनाइजेशन फैली, उसी के कारण ही वो अपनी फैक्ट्रियां चलाई और इंडिया की फैक्ट्री उन्होंने बंद कर दी और इंडिया का धन निकाल कर, निचोड़ कर ले गए, खून पिया हमारा चूस चूस कर, और वो अमीर हो गए, इंडिया के लोग गरीब हो गए। तो ये ऐसा इतना बड़ा असर हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। अब हम कह रहे हैं कि इस जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। फोर्थ मतलब ये लेटेस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 200 साल पहले, अब ये ना हो कि हम पीछे रह जाएं और गुलाम बन जाएं, होने का ये काफी ज्यादा चांस है। हम इस पुस्तक में बता रहे हैं कि चाइना आगे बढ़ा हुआ है हमारे से, उनके पास मिलिट्री वेपन्स बहुत सारे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, ड्रोन्स हैं, रोबोट्स हैं, कई तरह की चीजें हैं, फेशियल रिकग्निशन है, जो आपके वीडियोस में आपकी शक्ल को पहचान सकते हैं, इतने बड़े स्टेडियम में आपको पहचान सकते हैं कि इसको मारो। किसी को गोली मारनी है, छोटा एक ड्रोन, उसमें 1-2 गोलियां हैं और वो फेशियल रिकग्निशन है, और उसमें किसी इंसान की आप फोटो डाल दो कि भी इसको ढूंढो, सारे दिल्ली में, मैदान में, रामलीला ग्राउंड में, क्रिकेट स्टेडियम में, जहां भी बैठा है उसको ढूंढो और जहां मिलेगा उसको मार दो। ऐसा नए जमाने में ऐसा टेररिस्ट बनेगा जो ड्रोन टेररिस्ट होगा। और उसमें उसके लिए क्या इलाज है, ये हमको सोचना चाहिए ना। और चाइना ये पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी दे रहा है, और पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी लेकर, और चाइना के पास पैसा भी बहुत है, ये टेक्नोलॉजी भी बहुत है, और उसके साथ पाकिस्तान और डेंजरस बनेगा। और हमको ये हमारी फोरकास्ट ये है कि चाइना पाकिस्तान मिलकर इंडिया के ऊपर काफ़ी हमले करेंगे। ये अभी बोलेंगे नहीं, लेकिन पाकिस्तान को ये ट्रेनिंग मिल रही है इस टेक्नोलॉजी के कारण। तो ये जो बातें हैं ये हमारे लोगों को, हमारे आम आदमी के पास नहीं पहुंची। ये डिफेंस वालों को मालूम है, नेशनल सिक्योरिटी वालों को मालूम है, और वो चुप चुप के आपस में बात करते हैं। पॉलिटिशियंस कुछ कुछ जानते हैं और फिर स्पीच वहाँ लगा देते हैं कि सब कुछ हम काम चल रहा है। जो ब्यूरोक्रेट हैं वो भी पुराने ज़माने से जुड़े हुए हैं, उनको भी ये चीज़ें ज़्यादा नहीं मालूम। जो गुरु हैं, इसमें स्पिरिचुअल भी बहुत बात है इस पुस्तक में। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेदांत के साथ, वेद के साथ जो जुड़ी हुई बातें हैं वो भी हमने काफ़ी लिखा है इसके बारे में। तो बट लेकिन जिन गुरु में हमने बात की है उनको भी एआई के बारे में जानते भी नहीं और उनको शौक भी नहीं। तो फिर हमने कहा ये पुस्तक ऐसी लिखनी चाहिए जो आम आदमी पढ़ेगा, और आम आदमी उसके जब पुस्तक को फैलाएगा उसके विचार, तो फिर लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, लीडर्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि क्या होना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये पुस्तक लिखी। अब कई पुस्तकें हमने जो लिखी हैं, जब लिखी थी तो वो जो विचार था वो नया था, इतना नया था कि लोगों को पसंद भी नहीं आया। कई लोगों ने लड़ाई की हमारे से, कई लोगों ने कहा आप क्यों लिख रहे हैं,
जब हमने ब्रेकिंग इंडिया लिखी तो कई लोगों ने कहा कि मत लिखो, इससे हम शर्मिंदा होंगे, हमको डर हो जाएगा, लेकिन लिखी तो उसका अब 10-12 साल के बाद वो उसके बारे में कितना कुछ हो चुका है, कितने विचार फैले हैं, कितने चैनल शुरू हुए हैं, कितने मंथन शुरू हुए हैं उस पुस्तक के द्वारा। तो इसलिए हम यही समझते हैं कि ये जो एआई की पुस्तक है, इसका ये असर होगा कि बहुत सारे चैनल्स शुरू होंगी, बहुत सारे लोग अपग्रेड करेंगे इसको। हम इसको ब्रेकिंग इंडिया 2.0 कहते हैं, क्योंकि ये 1.0 जो बाकी लोग ब्रेकिंग इंडिया की बात कर रहे हैं वो पुरानी ब्रेकिंग इंडिया, लेकिन जो हमारे दुश्मन हैं वो तो अपग्रेड हो गए हैं, वो अब ब्रेकिंग इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही चला रहे हैं। तो ये इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये अब ब्रेकिंग इंडिया 2.0 हो गया है और हमारे लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है, तो इसीलिए पुस्तक लिखी। बहुत अच्छा, धन्यवाद। आपकी बातों से कम दो चीजें तो जरूर अभी के कॉन्टेक्स्ट में आता है, परिप्रेक्ष्य में, कि चाइना और पाकिस्तान जो हमारे नेबर्स हैं, जिनसे हमारे रिलेशन बहुत पॉजिटिव नहीं है, उनका कॉम्बिनेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके काफी डेट्रीमेंटल हो सकता है। और रिसेंटली हम रिपोर्ट देख रहे थे कि कैसे चाइना बे ऑफ बंगाल में अराउंड अंडमान निकोबार और श्रीलंका के अराउंड मैपिंग कर रहा है। और अभी के जो गलवान घाटी का हुआ, हम मान सकते हैं कि ये एक जैसा मशीन लर्निंग का होता है, आप ट्रायल डालते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो ये होगा कि आप रिएक्ट कैसे करते हैं, सारा कुछ डेटा कलेक्ट करने को। और ब्रेकिंग इंडिया की वर्जन 2.0 की बात करते हैं, तो अभी हमने रिसेंटली देखा कि हिस्टोरिकल इवेंट हुआ 26 जनवरी को लाल किला पे, कैसे टूल किट ये काफी फेमस हुआ और प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी यूज हुआ उस पे, पूरे प्रॉपर प्लानिंग करके। तो ये एग्जीक्यूशन हो गया एक इंडिया में। तो लोग इसको एग्जेजरेशन माने, लेकिन एक तरीके से एक अटैक तो है ब्रेकिंग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमने देखा बहुत सारे सेलिब्रिटीज, जैसे कि एक नाम जरूर लेंगे, ग्रेटा थनबर्ग, जिन्होंने ट्वीट किया, और उसके वो इन्वायरमेंटलिस्ट है। और हम देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन लर्निंग है, उसके जो पावर यूज होता है, उसका कार्बन फुटप्रिंट वो इतना इनॉर्मस है कि इन्वायरमेंटलिस्ट को उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 78,000 किलो पाउंड 1000 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एक मशीन लर्निंग के एक ट्रायल ट्रेनिंग में। तो इतने अमाउंट का होना है, और वो एक तरीके की तरफ से प्रोपोनेंट है कि इलेक्ट्रिकल कार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होना चाहिए, और उनकी कभी ट्वीट नहीं आती, लेकिन फार्मर्स प्रोटेस्ट पे उनका आता है। तो ये तो कंट्रोवर्शियल थिंग है, लेकिन आपने बहुत अच्छा उसमें बताया। और मैं आपके एक पॉइंट पे जाता हूँ कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसमें कार्ल मार्क्स ने जो पॉइंट बताया वो सबसे अहम है कि कैपिटलिस्ट को मशीन से पावर आया, और आज फिर से मशीन को पावर दिया जा रहा है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन को पावर देने में, पहले के मशीन और अभी के मशीन को पावर देने में डिफरेंस है। अभी के मशीन में ह्यूमन कॉग्निटिव पावर भी आ रहा है, तो ये ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये कर सकता है कि ह्यूमन को ऑब्सोलेट कर सकता है, और ह्यूमन का ब्रेन को कंट्रोल कर सकता है, और ह्यूमन के जो एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट कर सकता है। इसलिए ये ज्यादा मुश्किल है, और कैपिटलिस्ट के हाथ में आ गया तो ह्यूमन कंट्रोल होगा, और वो जस्ट एक वेज अर्नर के जैसा सब ह्यूमन बन के रह सकता है। और एन पावर जो है, जो एन पावर बोलते हैं, मशीन की जो पावर है, GPT-3 जैसे कि आप डिस्कस करेंगे, तो उसके पावर को देखते हुए लग रहा है कि हाँ, ह्यूमन पूरे के पूरे इस मशीन के कंट्रोल में आ जाएगा, और ये कैपिटलिस्ट के अंडर ये पावर सारे चले जाएंगे। तो रिकॉलोनाइजेशन का जो संदेह है वो पूरा है। तो जब हम ये बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है अच्छा, हम उसके साथ देखते हैं कि हाँ, ये बहुत सारी अच्छी चीजें हमारे लिए लाएगा, लेकिन ये बहुत सारी चीजें हमसे ले भी लेगा। और उसमें से एक सबसे बड़ी बात है जो एम्प्लॉयमेंट है, और इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन के रेशियो में जो इनका एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत कम है, और कोविड के कारण और भी बढ़ गया है। तो उस बारे से हम स्टार्ट करते हैं
कि आपका जो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में व्यू पॉइंट्स है वो बताइए, ताकि हम एक समझ सके कि हमें आम आदमी को सबसे पहले जो रोजी रोटी पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कैसे अफेक्ट करेगा। राजीव जी। हाँ, तो ये ऐसी है कि जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, उनके लिए तो कैरियर और बढ़ेगा, उनके लिए तो चांस और बढ़ेगा। जो हैव्स हैं, जो अमीर हैं, जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए भी ज़्यादा चांस बढ़ेगा, वो इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि वो इंडस्ट्री खोलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो इकोनॉमी है उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और जो लोग बहुत एआई टाइप एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए भी जॉब्स ठीक रहेंगी। लेकिन जो आम आदमी है, जो जो लेबर इंटेंसिव मामूली काम कर रहा है, उसके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मशीनें कई काम ऐसे करेंगी जो अब मैन्युअली करती हैं, अब लेबर करते हैं। जैसे कई हैं ड्राइवरलेस ट्रेन, ड्राइवरलेस कार्स, ड्राइवरलेस एयरप्लेन्स, तो उनमें पायलट की या ड्राइवर की, शोफर की जरूरत भी नहीं, एआई सिस्टम करता जाएगा। अब जैसे रेडियोलॉजिस्ट जो एक्सरे देखते हैं, एमआरआई देखते हैं, कैट स्कैन देखते हैं, सीटी स्कैन, तो उनमें पहचानते हैं कि क्या ट्यूमर है, नहीं है। अब ये सारा काम एआई सिस्टम कर रहा है, और एआई सिस्टम आपकी रेडियोलॉजी को स्टडी करके बता सकता है कि आपका क्या ट्यूमर है, कितना बड़ा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। बिल्कुल जैसे ह्यूमन बीइंग रेडियोलॉजिस्ट करता है, और उससे ज़्यादा अच्छी तरह कर सकता है, ज़्यादा एक्यूरेट कर सकता है, और जल्दी से भी कर सकता है। ह्यूमन बीइंग तो इतने एक दिन में इतने करेगा, मशीन तो हज़ारों कर लेगी, लाखों कर लेगी। तो ये जो ह्यूमन लेबर है, ह्यूमन लेबर की कई स्पेशलाइज्ड चीज़ें ऐसी हैं जो जहाँ पर नौकरियाँ छूट जाएँगी। और जो नई तरह की नौकरियाँ आएँगी एआई के कारण, वो बहुत स्पेशलाइज्ड लोगों के लिए आएँगी, और शायद बेंगलोर में नौकरियाँ बढ़ जाएँगी, बॉम्बे में नौकरियाँ बढ़ जाएँगी, पर शायद बिहार में नौकरियाँ कम हो जाएँगी, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं, जिस तरह का उनका लेबर है, जिस तरह की उनकी प्रोफ़ेशन है, जिस तरह की उनकी फैक्ट्रियाँ हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो शायद एआई में नहीं जा सकेंगे। तो इसलिए एआई के कारण कई लोग और अमीर हो जाएँगे, कई लोग और गरीब हो जाएँगे। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी यही हुआ था। अब ब्रिटेन वाले लोग पहले अमीर नहीं थे, ब्रिटेन वाले लोग पहले काफ़ी गरीब थे। एआई के ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण वो अमीर हो गए। इंडिया के लोग जो पहले अमीर थे, वो गरीब हो गए। तो ये ऐसी बातें उलट-पुलट हो जाएँगी। और इंडिया में जो प्लानिंग है, गड़बड़ प्लानिंग है। इंडिया में प्लानिंग ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो आउटसोर्सिंग है, जो सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग है, आईटी आउटसोर्सिंग है, वो इंडिया वाले जो हैं, वो उनका पैटेंट नहीं है, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो काम कर रहे हैं, किसी और के लिए नौकरी कर रहे हैं। वो तो माइक्रोसॉफ्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, गूगल की है, एप्पल की है। जो अमेरिकन क्लाइंट हैं या यूरोपियन क्लाइंट हैं या चाइनीज क्लाइंट हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो तो उनकी है। हमारे लोग हैं, वो तो कारीगर हैं, वो तो काम कर रहे हैं। तो वो इस जितने लाखों भी लोग आप लगा दें एआई में, उनके पास उनके पास जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो तो उनकी नहीं होगी, उसके मालिक नहीं होंगे, उसके मालिक नहीं होंगे, उसके मालिक तो होंगे जो क्लाइंट है। तो इंडिया ऐसी फौज तैयार कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोगों को ट्रेन कर रही है, ताकि जाके काम कर सकें विदेशी कंपनियों के लिए। लेकिन उसका फायदा ये नहीं, उसका फायदा देश को नहीं होगा। उसका फायदा कुछ ही लाख लोग जो होंगे, 2 4 5 10 लाख लोग होंगे। अब 10 लाख भी इतनी बड़ी इंडिया पॉपुलेशन में क्या है, छोटा ही तो है ना। चलो 10 लाख लोग भी लग जाएंगे इंडिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो वो तो बहुत ही छोटी बात है। लेकिन उसके कारण जो अमेरिकन कंपनीज को टेक्नोलॉजी मिलेगी, इन लोगों के दिमाग के कारण अमेरिकन कंपनी जो टेक्नोलॉजी मिलेगी, उसके मालिक वो ही होंगे। वो टेक्नोलॉजी से क्या क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, और फिर वो इंडिया को बहुत महंगी तरीके से बेचेंगे। तो फिर इंडिया तो गुलाम बन गया ना। इंडिया मतलब टेक्नोलॉजी का गुलाम बन गया। अपने लोगों ने ही काम किया। जैसे ब्रिटिश वाले लोग जब राज करते थे, इंडियन लोगों से काम करवाते थे। काम तो हम ही कर रहे थे, राज वो कर रहे थे। मिलिट्री में भी सिपाही तो हमारे थे। 95% 98% तो जो फौज थी, वो इंडियन लोगों की फौज थी, इंडियन लोग ही थे। लेकिन जो ऑफिसर्स थे, जिनका अधिकार था, वो तो अंग्रेज थे। तो ये ऐसे ही एक कॉलोनियल सिस्टम बन रही है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिसमें जो इंडियन लोग हैं, वो तो कुली होंगे। हम उनको टेक कुलीज कहते हैं। इंडिया बनेगा विश्व कुली, एआई कुलीज, ऐसी बात हम करते हैं। तो इसके कारण जो कुछ लोग हैं, वो बहुत अमीर बन जाएंगे। क्यों, जो मिडिल मैन है, जो जमींदार टाइप का काम करता है, जो ऐसे 1,000 10,000 50,000 इंडियन लोगों को नौकरी देकर अमेरिका भेज देता है, या उनको $10,000 की सैलरी देता है, और अमेरिकन को $30,000 चार्ज करता है। वो $10,000 पर इसका दिमाग खरीदता है। जो इंडियन यूथ है, जो एआई पढ़ा लिखा है, सॉफ्टवेयर पढ़ा लिखा है,
कंप्यूटर साइंस का है, उसको $10,000 में उसको उसका दिमाग खरीदता है और $30,000 में उसको बेच देता है अमेरिका पे। तो पैसा तो उसी के पास आता है ना, जो मिडिल मैन है, जो ऐसा काम कर रहा है। इस तरह से कई लोग बहुत बिलियनर बन गए हैं, बहुत बिलियनर बन गए हैं और उनकी बहुत शान है, और वो हम उनको देवता समझते हैं कि वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही बड़ा बिग शॉट है। अब ये TCS है, ये इन्फोसिस है, इस तरह की जितनी भी कंपनीज हैं, इन्होंने बहुत पैसा कमाया है, पर लेकिन उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया के लिए कुछ भी नहीं की। इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। वो जो भी लोगों ने काम किया, IBM के लिए किया या किसी कंपनी के लिए भी किया, फेसबुक के लिए भी किया काम, तो जो उसका फायदा है, जो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो तो उन्हीं की है। हमारे लोगों ने तो काम किया, उनको सैलरी मिल गई, तो वो घर आ गए, अच्छा उनको मिडिल क्लास लाइफ मिल गई। तो कुछ लोगों को फायदा हुआ, देश को फायदा नहीं हुआ। और जो कुछ लोग उनमें से जो बहुत ही मिडिल मैन है, जो मैनेजमेंट में है या जो टॉप ओनर है, जो मालिक हैं, वो बहुत बड़े बिग शॉट बन गए। और हम उनको अवार्ड देते हैं, उनको हम क्या क्या समझते हैं, हम समझते हैं तो बहुत ही बड़े हो गए, लेकिन मैं नहीं समझता कि उन्होंने देश के लिए काफी इतना बड़ा काम किया। चाइना में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिन्होंने सस्ते लेबर हायर किया, फैक्ट्रियों में सस्ता लेबर हायर किया और फिर महंगा उसको 3-4 गुना ज्यादा अमेरिकन को बेच दिया ताकि अमेरिकन अपनी फैक्ट्री वहां लगाएं, उन लोगों ने 10-15 साल पहले ये काम से जितना भी पैसा बनाया था, वो पैसा उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोलर एनर्जी, बैटरी एनर्जी, ड्रोन्स, इस तरह की जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है उसमें डाल दिया। उन लोगों ने पैसा तो कमाया, जैसे इंडिया में भी कमाया, लेकिन वो पैसा कमा के भाग नहीं गए कि मैं अपना प्राइवेट जेट ले लूंगा, मैं यहाँ वहां से मौज करूंगा, स्विट्जरलैंड में पैसा भेज दूंगा, मेरे बच्चे यहाँ वहां जाके बिग शॉट बन जाएंगे। उन्होंने ऐसे नहीं किया। उन्होंने जो धन प्राप्त किया अपने चाइनीज लोगों के हार्ड वर्क से, वो धन उन्होंने फिर इन्वेस्ट किया जो फ्यूचरिस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, जो टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो बहुत बड़ी चीज बन जाएगी। ये टेक्नोलॉजीज हैं क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसमें चाइना इंडिया से 10 साल आगे है। बैटरी टेक्नोलॉजी, लिथियम आयन बैटरीज जो हैं, लिथियम एक मटेरियल है, वो मटेरियल चाइना के पास, सारी वर्ल्ड का 50% चाइना के पास है। चाइना ने कंट्रोल किया है, क्योंकि चाइना ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यहाँ वहाँ जहां भी लिथियम मिला, उन्होंने लेकर वहां माइंस खरीद ली, पहले ही खरीद ली 10-15 साल पहले। और जितने भी ये लिथियम आयन बैटरी के टेक्नोलॉजी हैं, उसमें पैटेंट ज्यादातर चाइना के पास ही है। फिर चाइना ने सोलर एनर्जी पर ध्यान दिया, क्योंकि सोलर एनर्जी बहुत बड़ी चीज है। फिर चाइना ने ड्रोन्स पर किया, रोबोट्स में किया, जितनी भी चीजें बहुत आगे की हैं, उनमें चाइना ने 2010 से पहले ही सारा कुछ कर दिया, शुरू कर दिया। तो ये अब 10-15 साल पहले से ये कर रहे हैं। और इंडिया वाले क्या कर रहे हैं? इंडिया वाले जो आउटसोर्सिंग लेकर लोगों का दिमाग बेचकर पैसा बना रहे हैं और कमाई करके मौज कर रहे हैं। अब ये इसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया पीछे रह गया। अब इंडिया चाइना से पीछे रह गया। चाइना जो मिलिट्री के वेपन्स हैं वो भी उसमें भी आगे है। चाइना की जो इकोनॉमी है, इंडस्ट्री है, वो भी इंडिया से आगे है। चाइना की जो पॉलिटिकल क्लाउट है, जो पॉलिटिकल पावर है वर्ल्ड में, वो भी आगे है। और इसके कारण इंडिया को अमेरिका के पास जाके उनको हट करना पड़ा कि अब देखियो, अभी तुम बचाओ हमारे, हम डरे हुए हैं, हमको वो हमला कर देंगे, हम क्या करेंगे, आप ही हमको वेपन्स दो, आप ही हमको दो, सामान दो, नेवी में हमारे को आओ, हेल्प करो, नहीं तो हम अकेले नहीं कर पाएंगे। चाइना के पास कोई अलायंस नहीं है। चाइना ये नहीं कह रहा कि हमको 5-6 और लोग चाहिए, अलायंस चाहिए ताकि हमारी जान बचे। चाइना तो कहते हैं हम आपके पीछे आएंगे, जिसके पीछे भी जाना चाहते हैं। इंडिया को चाहिए कि हमको अलायंस चाहिए, हमको को बचाए, नहीं तो हम डर जाएंगे, गिर जाएंगे, हार जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। तो ये जो नतीजा आया है, ये इसीलिए आया है इंडिया के ऊपर कि जो इंडिया के लीडर हैं वो नहीं दूर देख सके। जो इंडिया के बिजनेस लीडर हैं, इंडस्ट्रियल लीडर हैं, थॉट जो पॉलिटिकल लीडर हैं, बाबू लोग हैं, इन लोगों ने इंडिया को बर्बाद किया है, क्योंकि इन्होंने शॉर्ट टर्म छोटी छोटी बातें समझी हैं। और इंडिया में आपस में लड़ने का बहुत शौक है, और ये छोटी मोटी आपस में जुगाड़, इसको पॉलिटिकल पार्टी को बंद कर दो, इसको जेल में डाल दो, इसको FIR लगा दो, यहाँ स्कैंडल हो गया, तो इसमें लोग लगे हुए हैं। मीडिया भी इसी में लगी हुई है। अब देखिए रुद्रा, मैं कितने लोग मीडिया के पास, अब ये पुस्तक 1 महीना हो गया है, जब भी मैं मीडिया को भेजता हूं, हिंदू नॉट इंटरेस्टेड रिव्यू करना, टाइम्स ऑफ इंडिया नॉट इंटरेस्टेड, रिपब्लिक नॉट इंटरेस्टेड, टाइम्स नाउ बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, न्यूज लॉन्ड्री नो, द प्रिंट नो, स्क्रॉल नो, वायर नो। अब हमने एक इंडिया में पब्लिसिस्ट रखा है,
जो पब्लिसिस्ट ऐसी पुस्तक लोगों को, जर्नलिस्ट को, मीडिया वालों को भेजता है और के भी ये इसके बारे में विचार करना है, इंटरव्यू करना है, आर्टिकल लिखना है। हमने आर्टिकल भी भेजे हैं, आर्टिकल इंग्लिश में भी भेजे हैं, हिंदी में भी भेजे हैं, कई भाषाओं में भेजे हैं। 99% जो मीडिया है वो इससे डरी हुई है, इस बात को बात नहीं करना चाहती, वो डरे हुए हैं। गुरुज को हमने इनवाइट किया है, इंपॉर्टेंट गुरुज को इनवाइट किया कि आए हमसे बातचीत करें। वो भी, हम तो वेदांत में हैं, हम तो जी हमको तो मोक्ष में लगा है, हमको ये कुछ, मतलब वो स्केप कर रहे हैं। तो इंडिया वाले लोग इसमें इस चीज से डरे हुए हैं, इस चीज के बारे में जानते नहीं, इस चीज में अज्ञानी हैं, बेवकूफी है भी है, पॉलिसीज ठीक नहीं है, तो इसीलिए हमको ये पुस्तक लिखनी पड़ी। सॉरी, हाँ, एक दो बातें जो बहुत अच्छी आपने बोली उसमें जरूर और हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई को कैसे देख रहे हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स कैसे इसको देख रहा है और इसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कैसे है, ये आपने बहुत अच्छा बताया। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो मैं एक अभी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बताना चाहता हूँ, जो लोग समझ नहीं रहे हैं कि हम ये इसे इश्यू क्यों कह रहे हैं। जैसे कि कोविड-19 ये पेंडेमिक है, ये एंडेमिक नहीं है, जैसा कि डेंगू या मलेरिया, कि आप अपने कंट्री में उसके ट्रीटमेंट निकाल लें और उसको ट्रीट कर लें और अपने उस वहां पे रोक लें। पेंडेमिक का मतलब है कि आपके बाहर से पहले आ रहा है, तो ये सोर्स कहीं से भी हो सकता है, वुहान से आया था, तो आपको पहले अपने बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना पड़ता है कि वो अपने आपके अंदर ना आ जाए, पहला स्टेप। अगर अंदर आ गया तो आप उसका आर नॉट, जो कि स्प्रेड होने का स्पीड है, वो रोकते हैं कि कितने लोगों को करेगा, उस पर काम करते हैं। इसके बाद फिर जब आप रीजनल और नेशनल लेवल पे आते हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे लोगों को बचाएंगे, लोग बचेंगे या इकोनॉमी पे बंद करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, वो करते हैं। तो पेंडेमिक जैसा इफेक्ट है वो एंडेमिक से अलग है, ये अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेंडेमिक के जैसा है, ये एंडेमिक नहीं है। जब आईटी का आया था 2000 में, तब हमारे पास ये पेंडेमिक का सिचुएशन नहीं था, ये जस्ट हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आ रहे थे और हम काम करके दे रहे थे और हम पैसा बना रहे थे और हमें जॉब और अपॉर्चुनिटीज मिल रहे थे। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रहा है वो अपने साथ प्रॉब्लम ला रहा है। वो इसलिए कि जैसा आपने बताया कि एल्गोरिथम जिसपे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, दूसरा जो उसका पैराफर्नेलिया है, सेटअप है, जैसे कि बहुत पावर चाहिए, बहुत बड़ा कंप्यूटिंग सिस्टम चाहिए, बहुत बड़ा जीपीयू के लेवल पे, जैसे अभी सब लोग जानते होंगे GPT-3, उसमें 175 बिलियन पैरामीटर्स जाते हैं और वो ट्रिलियंस ऑफ प्रोसेस करता है। तो इतने बड़े कंप्यूटिंग सिस्टम मुझे नहीं लगता कि इंडिया में सभी जगह अवेलेबल है कि सब लोग उसको यूज कर सकते हैं और ट्रेन हो सकते हैं और कर सकते हैं। डेटा है लेकिन वो नहीं है। तो ये जो हमारे पास लिमिटेशन है जिसके कारण ये सारा कंट्रोल बाहर वाले को जाएगा। तो अभी जो लोग कैपिटलिस्ट हैं उनके पास क्लाउड सिस्टम है, उनके पास बड़ा कंप्यूटिंग सिस्टम है, उनके पास एल्गोरिथम का जैसे आपने बताया प्रोप्राइटरी है, आईपी है, वही सारा कंट्रोल लेंगे। और उसका नतीजा ये होगा कि आप कुछ भी करेंगे कंट्रोल आप पे होगा। और एग्जैक्टली आपने जो बोला सेम, जो ब्रिटिशर्स तो नहीं, हम बोलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने कॉलोनाइज किया, तो उनके माइंडसेट यही था। उनके लंदन ऑफिस में केवल 8 लोग शुरू कर रहे थे और अधिक से अधिक 35 लोग पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर रहे थे और एक छोटे से लंदन के ऑफिस से ये सारा कंट्रोल हो रहा था। पूरा का पूरा कंट्री, पूरा सब कॉन्टिनेंट उससे कंट्रोल हो रहा था। सो और क्या किया उन्होंने, हमें कंट्रोल करके हमारे 20,000 सैनिक लेके, और उन्होंने कंट्रोल किया कुछ रीजन को और बढ़ा के 200,000 सैनिक बढ़ा के हमें पूरा कंट्रोल कर लिया। तो ये जो पावर है और जो पावर का मेथड है वो सारे बाहर वाले के पास होना है। और यही कैपिटलिस्ट और मशीन जो कार्ल मार्क्स ने बोला था, वही चीज रिपीट होने जा रहा है। और ये बात को देखने की जरूरत है। स्टार्ट पॉइंट ये है, लोग स्टार्ट पॉइंट आप सही कहे कि करते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी क्या है और हम क्या कर लेंगे, और वही लोग बोलते हैं और मीडिया में भी आते हैं और उनकी ही बात सुनी कही जाती है और वही लोग पॉलिसी में है जो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। और जो आपने बताया मिडिल मैन लोग और वो रिच होंगे, वो आके बोल रहे हैं, और बाकी जो लोग
वो बोलना चाहिए। जैसे सोसाइटी, सोशल साइंस के लोग कि सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, वो लोग कम बोल रहे हैं। और जो लोग अध्यात्म में हैं, जो जानते हैं कि भारतीयता और उसका पावर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे है, उनको आके बोलना चाहिए। इसके बाद पॉलिसी मेकिंग में, गवर्नमेंट में जो लोग हैं, उनकी पॉलिसी मेकिंग इन सबको मिला के होनी चाहिए, होलिस्टिक 360 डिग्री व्यू के बेसिस पे। वो भी नहीं हो रहा है। और उस बारे में मैं बता दूं कि कैसे ये पावर दूसरे को दे रहे हैं। जैसे अमेजॉन, जो AWS है, अमेजॉन वेब सर्विसेज, उन्होंने फाउंड किया है क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब इंडियन गवर्नमेंट के साथ, जो MEIT है उसके साथ। इसके अलावा हमारे जो इंटेल है उसके साथ पार्टनरशिप हो रही है, IBM के साथ पार्टनरशिप हो रही है। और सारा जो सर्विसेज हैं, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, वो सप्लाई करेंगे, उस पे उनका कंट्रोल होगा। और मोस्ट लाइकली आउटपुट भी वो कंट्रोल करेंगे। और कम से कम वो डेटा लेंगे, और आप क्या प्रोसेस कर रहे हैं वो आपसे आगे रहेंगे, क्योंकि आप जो भी करेंगे वो जानते रहेंगे। तो इन सबको देखते हुए आपका पॉइंट सबसे वैलिड है कि ये समझने की जरूरत है कि ये IT का रिवॉल्यूशन नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिवॉल्यूशन है, जो लोगों को कंट्रोल करेंगे, लोगों से पूरे कंट्री को कंट्रोल करेंगे। और इसलिए इसको समझने की ज्यादा जरूरत है। और इससे मैं फिर आता हूं आपके उस एस्पेक्ट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया को समझना चाहिए, वो है एजेंसी। आपने एक वर्ड यूज किया है, एजेंसी, जो हम लोग हैं, हम लोग कैसे सोचते हैं। इसके बाद सेल्फ। सेल्फ मतलब हम लोग, ये बस सनातन धर्म में है, वैदिक विद्या में है कि आत्मन, ब्रह्म, ये चीजें जो है, जो आत्म शक्ति देता है, वो हम लोग के पास है। वो पूरे विश्व में कोई नहीं जानता है। और हम उसके कारण ही बाउंस बैक कर रहे हैं। हमारे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हमारे ऊपर रूल करने के बाद भी हमारे उन सब चीजों को यूटिलाइज करके हमारा पावर जनरेट हो रहा है। तो आप उस पर थोड़ा सा बताइए, ताकि लोग समझे कि हम लोग क्या और मिस कर रहे हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिचुएशन को समझने में, और कैसे उसको यूज करके उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी पे, जैसे हमें कैसे कैप्टिव बनाएंगे, एडिक्टिव बनाएंगे और यूज करेंगे। इस पे आज आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी, मैं पहले तो ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि ये एक तरह का यंत्र है, इसका फायदा भी बहुत है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंट्रोल कौन करता है। ये हाँ, जैसे आपने कहा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे हाथ में, हम उसके मालिक हों तो और बात है, हम उस कोई और मालिक होगा हमारे ऊपर चलाएगा तो और बात है। जैसे तोप है, तोप का निशाना उधर भी हो सकता है, तोप का निशाना मेरी तरफ भी हो सकता है। ये मतलब कौन तोप का मालिक है और कौन किसकी तरफ उसने लगाया हुआ है निशाना, वो ये इसकी बात है। तो ये जो इंडस्ट्री होती है उसमें प्रोड्यूसर होता है और कंज्यूमर होता है। प्रोड्यूसर होता है जो बनाता है, जो 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 कुछ बनाता है। कंज्यूमर होता है जो उसको लेता है, प्राप्त करता है, पैसा देता है, उसको खरीदता है। तो इंडिया इंडिया प्रोड्यूसर नहीं है, इंडिया कंज्यूमर है। ये प्रॉब्लम है। ये नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब अभी इंडिया प्रोड्यूसर होता और सारी दुनिया को रोबोट बेचता, ड्रोन दे बेचता, इतनी तरह तरह की टेक्नोलॉजी बेचता, तो वो फिर और बात होती। यदि इंडिया होता माइक्रोसॉफ्ट, इंडिया होता माइक्रोसॉफ्ट जैसा कंपनी, एप्पल जैसी कंपनी जिनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत है। IBM के पास एक है वॉटसन, उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन को वॉटसन कहते हैं, सारी दुनिया में वो बेच रहे हैं। सपोज वो इंडियन होता, सपोज ये जो गूगल कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, ये एल्गोरिथम लगा रहे हैं, जो ट्विटर कर रहा है, जो फेसबुक कर रहा है, ये सारी इंडियन कंपनी होती। तो फिर हम कहते हैं ये तो इंडिया के हाथ में है, इतनी बड़ी साइंस है, टेक्नोलॉजी है, और हम चला रहे हैं, बाकी सारी दुनिया को हम बेच रहे हैं, तो हमारे को फायदा हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके मालिक वो लोग हैं और ये हम उनके कंज्यूमर हैं। जब इंडियन बहुत खुश होते हैं कि भी देखो इंडिया में 30 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स हैं और इतने करोड़ ये गूगल सर्च होती है इंडिया में, और सबसे ज्यादा सेकंड लार्जेस्ट जीमेल अकाउंट इंडिया में है, और ट्विटर के तो सबसे ज्यादा अकाउंट इंडिया में है, ऐसे लोग बोलते हैं। और अपने आप को, और ये जो लोग बोलते हैं, ये मंथन में जाते हैं, लिटरेरी फेस्टिवल में जाते हैं, इनकी बहुत तालियां बजती हैं, ये लोग कहते हैं कि इंडिया देखो, इंडिया कितना ग्रेट है, वी हैव नंबर 2 इन द वर्ल्ड व्हाट्सएप यूजर्स, वी हैव नंबर 1 ट्विटर यूजर्स, और लोग बड़ी ताली बजाते हैं। और मैं पीछे बैठा होता हूँ, मेरे को कोई ऐसे स्पीच विच बनाने के लिए नहीं, दे डोंट कॉल मी, क्योंकि मैं कुछ और बोलूंगा। मैं ये कहता हूँ ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं ये, क्योंकि हम कंज्यूमर हैं।
तो जिसका हम माल खरीद रहे हैं, तो ये तो उसकी वाह होनी चाहिए ना। ये तो हम उसको प्रेज कर रहे हैं कि वो इतना ग्रेट है, हम उसके बहुत अच्छे कंज्यूमर हैं। वी आर द वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर्स फॉर ट्विटर, फेसबुक, गूगल। इन लोगों के हम नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 टॉप कस्टमर हैं। तो इसलिए हमको खुशी हो रही है कि हम इतने बड़े कस्टमर हैं। लेकिन खुशी तो उसको होनी चाहिए जो प्रोड्यूसर है, जो सप्लाई करता है, जो मालिक है उसका, जो हमको बेचता है। ठीक है और ना? हम डेटा भी दे रहे हैं। हम उनको और साथ में हम उनको डेटा भी दे रहे हैं, और डेटा के साथ वो और प्रोडक्ट बना रहे हैं, और इंटेलिजेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, और वो प्रोडक्ट बना के फिर बेची जा रहे हैं। तो हम बेवकूफ हैं। और जो हमारे ये जो सोशल मीडिया वाले लोग बैठे हैं, हमारे हिंदू लोग, सोशल मीडिया के लीडर्स बैठे हैं, इनको इसके बारे में नहीं पता। मैं इनका नाम नहीं बताना चाहता, क्योंकि फिर वो मतलब आपस में फिर दोस्ती नहीं रहती, मित्रता नहीं रहती। मेरे मित्र हैं, उनके साथ प्यार भी है, फ्रेंडशिप है, तो मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन वो उनमें नॉलेज नहीं है। वो बहुत शॉर्ट टर्म आइडिया देख रहे हैं कि मेरे को इस चीज से ज्यादा रीट्वीट होंगे, मेरे को ज्यादा व्यूज होंगे, मेरे ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये जो मंच है जिसके ऊपर मैं नाच रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ, जिस मंच पर मेरे को इतना बड़ा बहुत मेरे को आइडल बनाया गया है, बहुत बड़ा आइकॉन बनाया गया है, वो मंच का मालिक कोई और ही है। वो मालिक मेरे को बंद भी कर सकता है, मेरे को भगा भी सकता है, मेरे को खुश भी कर सकता है, मेरे को गुस्सा भी दे सकता है। वो उसके पास मेरे मन के अंदर जो दिमाग है, जो कॉग्निटिव है, इमोशन है, उसके धागे उसके पास है। वो रस्सियां वो खींचता है कि इसको आज ऐसे करेंगे, आज ऐसे करेंगे। वो मुझे नचाता है, और मैं नाच रहा हूँ बड़ा मजे से पुतली की तरह, और जो पुतली को चला रहा है वो और कोई है। तो ये जो जितने भी सोशल मीडिया में हमारे हिंदू धर्म के जो लोग बहुत आइकॉन बन गए पिछले 5-10 साल में, ये बेवकूफ है। क्योंकि इनको नॉलेज इनको ये नहीं मालूम, जितना ज्यादा वो बोलते हैं, हर चीज को जब आप क्लिक करते हैं, तो वो मशीन लर्निंग जो सिस्टम है वो सीखती है आपके बारे में। वो सीखती है कि इसका दिमाग कैसा चल रहा है, ये क्या लाइक करेगा, क्या लाइक नहीं करेगा, इसको कैसी फोटोज अच्छी लगती है, कैसा वीडियो अच्छा लगता है, कैसा एडवर्टाइजिंग अच्छा लगता है, कैसा मैसेज, कैसा विचार, ये लेफ्ट विंग का है या राइट विंग का है या फलाना है, जो कुछ भी आपकी आइडियोलॉजी है। लाखों वेरिएबल्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स, एक एक इंसान के बारे में, रुद्रा के बारे में लाखों वेरिएबल्स मशीन में हैं, राजीव मल्होत्रा के बारे में लाखों वेरिएबल्स मशीन में हैं, और ये वेरिएबल्स अपडेट होते जा रहे हैं। जब भी आप कुछ बोलो, जिस भाषा में भी बोलो, ये नहीं कि आप हिंदी में बोल रहे हैं तो वो समझ नहीं रहे, मशीन लर्निंग हिंदी में भी समझती है। तो ये हर एक चीज को बोलकर, उसको एनालाइज कर जैसे GPT-3 एक नाम है GPT, बहुत आगे बढ़ा हुआ है, बहुत एडवांस्ड है। इस तरह से बहुत चीजें हैं। तो ये CIA के पास भी हैं, ये चाइनीज लोगों के पास भी हैं। इंडिया ने अपना ऐसा कुछ नहीं बनाया, इंडिया ने वाटसन की तरह कुछ नहीं बनाया, इंडिया ने GPT कुछ नहीं बनाया, इंडिया ने जैसे CIA ने बनाया वैसा कुछ नहीं बनाया, जैसे चाइनीज ने बनाया वैसा कुछ नहीं बनाया। इंडिया ये चीजें जब इस्तेमाल करते हैं, बाकियों का हम एल्गोरिथम लेकर, उनके साथ लाइसेंस लेकर उनका इस्तेमाल करते हैं, और अपने आप को समझते हैं कि हम तो बहुत आगे बढ़ गए। तो जो हम मेडिकल टेलीमेडिसिन में आगे जा रहे हैं, जो हम फैक्ट्रियों में आगे जा रहे हैं, जो बैंकिंग में, फाइनेंस में, इंश्योरेंस में आगे जा रहे हैं, बेसिक जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी अपनी नहीं है। ये लोगों को मालूम होना चाहिए। सॉफ्टवेयर जो है, जो सॉफ्टवेयर है, जैसे एंड्रॉयड है गूगल का, हाँ, या iOS है जो एप्पल का, या जो विंडोज है वो माइक्रोसॉफ्ट का, वो तो विदेशी है। और जो हार्डवेयर है, ये जो मशीनें हैं, मोस्टली जो मशीनें बनती हैं, ये चाइना वाले बनाते हैं। चाहे फैक्ट्री इंडिया में हो, चाहे उसके जो कारीगर हैं वो इंडियन ही है। वो वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कारीगर ज्यादातर तो इंडियन ही थे। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी 98% जो एम्प्लॉइज थे वो तो इंडियन ही थे ना। लेकिन जो उसका कंट्रोल वाले हैं, जो अधिकारी हैं, जिनके हम गुलाम थे, वो तो अंग्रेज थे ना। तो इसीलिए जो हार्डवेयर हम बनाते हैं इंडिया में, वो हमारे जो कंपनी वाले लोग हैं वो बीजिंग जाके लाइसेंस वाइसेंस करके टेक्नोलॉजी लेकर बनाते हैं, और हर 1-2 साल के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है, पुराना होता है, फिर दोबारा लेना पड़ता है ना। और जो नेटवर्क है, नेटवर्क का जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो कुछ भी है, चाहे सिस्को से लेते हैं, जिससे भी लेते हैं, चाहे बनाते इंडिया में भी हो, चाहे उन्होंने फैक्ट्री इंडिया में शुरू की हो, लेकिन फैक्ट्री के मालिक तो वही है ना। तो ये जो मैंने पुस्तक में निकाला, ये 5 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूं, लेकिन मेरी बातें लोगों ने नहीं सुनी। और फिर गलती ये की उन्होंने, जियो ने जो ये जो गूगल को दे दिया और फेसबुक को दे दिया अधिकार कि वो जियो की जो इतना बड़ा नेटवर्क है उसमें जाके और डेटा कलेक्ट करेंगे।
और बिजनेस बनाएंगे, उसकी जगह उनको चाहिए था कि अपने कुछ लाख करोड़ लगाकर जितना भी उनके अपना गूगल बनाओ, गूगल के अगेंस्ट compete करो, अपना सर्च इंजन निकालो, अपना जैसे जीमेल निकालो, अपना ये सोशल मीडिया निकालो। अब ये हमने 10-15 साल ऐसे लूज कर दिए। चाइना वालों ने इन सबको ब्लॉक कर दिया। चाइना ने अमेज़न को ब्लॉक किया, गूगल को ब्लॉक किया, फेसबुक को ब्लॉक किया, ट्विटर को ब्लॉक किया, और उन्होंने अपना शुरू किए। इंडिया डरे हुए हैं, इंडिया वाले खुश हैं कि वो अंग्रेज लोग आ गए, हमको बहुत अच्छा मानते हैं यहाँ, तो इसका मतलब हम अच्छे ही लोग होंगे। अंग्रेज लोगों ने आके हमको हग भी कर दिया। हाँ, हम लोग ये ऐसे डरे, हम लोगों में ऐसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि जब तक कोई विदेशी हमको हग ना करे तो हमको ठीक नहीं लगता। तो ये इसके कारण हमने काफी कुछ खोल दिया। अब जो आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर बारे में मैं बोलता हूँ कुछ। ये जो हमारा मन है, मनस, उसके जो विचार है, कॉग्निटिव थिंकिंग है, जैसे हमारा मन चलता है, क्या हम पहचानते हैं, किसको लाइक करते हैं, किसको डिसलाइक करते हैं, हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान का, हर एक जीव का अलग अलग है, नक्शा है। तो वो ये मशीन लर्निंग सीख रहा है हर एक के बारे में, और जल्दी जल्दी सीख रहा है, और ये सीख रहा है कि इसको यहाँ पर राइट होगा, ये जो फार्मर आएंगे, राइट होगा तो कैसे फेक न्यूज डालनी है उनके लिए, क्या हिंदी में बोलना है, क्या पंजाबी में बोलना है, क्या इंग्लिश में बोलना है, कैसे बोलना है, और क्या क्या खबर है जो सप्रेस करनी है, और कैसे आपस में लड़ाई करनी है, और ये लेडीज को क्या कहना है, जेंट्स को क्या कहना है, बूढ़े लोगों को क्या कहना है, जवान लोगों को क्या कहना है, अमीर लोगों को क्या कहना है, जो बड़े शहर से आए हैं पंजाब में से उनको क्या कहना है, जो गांव के लोग हैं उनको क्या कहना है, जो हिंदू है उनको क्या कहना है, सिखों को क्या कहना है। ये सारा कुछ मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ चुका है। ये इंडिया के बारे में ज्यादा जानता है कंपेयर टू इंडिया के अपने अपने सोशल साइंटिस्ट। जो फेसबुक जानता है इंडिया के विलेज के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, एक स्टेट और दूसरी स्टेट के क्या अंतर है, हर रोज अपडेट करते जा रहे हैं। उनका नेटवर्क जो अपडेट कर रहा है, व्हाट्सएप अपडेट कर रहा है, ये ट्विटर अपडेट कर रहा है, सर्च इंजन अपडेट कर रहा है, ये जो जानकारी उनके हाथ में है इंडिया के बारे में, इंडिया के जो 130 करोड़ लोग हैं उनके बारे में, ये इंडियन सरकार से ज्यादा है जानकारी। इंडियन सरकार को इतना नहीं मालूम, इंटेलिजेंस ब्यूरो को इतना नहीं मालूम, कोई गुरु को इतना नहीं मालूम, कोई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को इतना नहीं मालूम जितना इन लोगों को मालूम है। अब ये अपनी अपनी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, और इसके बारे में मैं पिछले 5 साल कितने टॉक्स देख चुका हूँ। दिल्ली में कितने मिनिस्टर को, कितने बाबुओं को, सब लोग बड़ी अच्छी तरह से खाना पीना लेकर बहुत अच्छी तरह से इज्जत से बात करते हैं, बहुत तरह से हमको आदर देते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं। बस सिर्फ खुशामद में बातचीत करके हमको भेज देते हैं और कहते हैं हाँ हो जाएगा जी, हो जाएगा, हो जाएगा जी। अब कोई कोई आप चिंता क्यों करते हैं, हम जो है जो कुछ भी कहेंगे हम करेंगे, ऐसे हमारे लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं। हाँ, तो इसीलिए हम मन के गुलाम बन रहे हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे ऊपर मालिक बैठे हैं, वो उनका एक ये यंत्र है, एक मशीन है, और हमको एल्गोरिथम कंट्रोल कर रहा है। अब आप किसी ये ऐसी ये जो बहुत सारी मशीन है, नेटवर्क है, बहुत सारा सोशल मीडिया है, उनसे बातचीत करें, वो कहेगा मैं क्या करूं यार, मैं तो एल्गोरिथम नहीं किया। सपोज आप फेसबुक वाले को कॉल करो कि आपने ये क्यों कर दिया, मेरी पोस्ट तो ज्यादा आगे नहीं गई, इसकी पोस्ट ज्यादा आगे गई है, तो वो कहेगा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो जो एल्गोरिथम कर रहा है। जैसे कि कोई एल्गोरिथम देवता बन गया। हाँ, जैसे कोई एल्गोरिथम देवता बन गया, पर वो एल्गोरिथम भी किसी कोई चलाता है ना, कोई किसी ने उसको ट्रेनिंग दी है ना, अपने आप ही थोड़ा हो गया। तो ये जो एल्गोरिथम वाले हैं, ये जो एल्गोरिथम को कंट्रोल करते हैं और फिर एल्गोरिथम के द्वारा हम कंट्रोल हो रहे हैं, ये इंडिया वाले जो पॉपुलेशन इंडिया नीचे बैठी है, इंडिया की पॉपुलेशन नीचे बैठी है, और जो माइक्रोसॉफ्ट का हेड है इंडिया, गूगल के जो इंडिया में ऑफिस वाले हैं, ट्विटर फेसबुक के जो भी उनके इंडियन एम्प्लॉयज हैं, वो ऊपर बैठे हैं थोड़ा सा, उनके ऊपर जो विदेश में बैठे हैं वो बैठे हैं। हाँ, और वो एल्गोरिथम सब कुछ चला रहे हैं। जो इंडिया में बैठे हैं वो जैसे जमींदार थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको जमींदारी दी कि आपको इस गांव में या इस डिस्ट्रिक्ट में जमींदार बना देंगे, आप बहुत बिग शॉट होंगे, आपको एलिफेंट पे बैठाकर गन सलूट भी लगा देंगे, आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, सिपाही भी आपके पास होंगे, क्या शान होगी। हाँ, ऐसे आप राज करेंगे, लेकिन आपको हमारे लिए लॉयल्टी होनी चाहिए। इसी तरह से जो ये जो बिग बिलियनर भी बन गए,
कुछ इंडिया में जो लोग टेक्नोलॉजी के द्वारा, इन्वेस्टमेंट के द्वारा, वेंचर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट ब्रोकरिंग एक तरह की दलाली है ना, आप समझे कि ये जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं इंडिया में, जो एफडीआई लाते हैं और फिर इन्वेस्ट कराते हैं और वो इन्वेस्टमेंट से फायदा होता है, तो वो भी एक तरह की दलाली, आप समझे ना। सो आपको देखना चाहिए कि कैपिटल फॉरेन है, ओनरशिप फॉरेन है, मैनेजमेंट टॉप जो या तो फॉरेन लोग हैं या वो फॉरेन ट्रेंड इंडियन लोग हैं जो उन्हीं के गुलाम हैं। जैसे सुंदर पिचाई है, सत्या नडेल है, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता, बहुत अच्छे लोग हैं, उनके पास पैसा भी बहुत है, सक्सेसफुल भी बहुत है, वहां सीईओ बन गए, पर वहां मालिक नहीं है। लॉयल्टी, सत्या नडेल वहां का मालिक नहीं है। जो जो भी कर रहा है, एक तो मालिक किसी मालिक के द्वारा कर रहा है और उसको खूब पैसा मिल रहा है, ठीक बात है, हम खुश हैं उनके लिए। लेकिन ये नहीं कह सकते क्योंकि हमारा सत्या नडेल बैठा है या सुंदर पिचाई बैठा है, इसके लिए जो भी गूगल कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है, वो ठीक ही होगा, क्योंकि मालिक और होता है और जो उसका मैनेजमेंट के लिए बैठा होता है, टॉप मैनेजमेंट के लिए बैठे होते हैं लोग, वो और होते हैं। ये तो आपको जाना चाहिए। ऐसे जो रिलायंस चल रहा है वो भी ऐसे ही चल रहा है, जो टाटा चल रहा है वो भी ऐसे ही चल रहा है, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है या किसी डिवीजन के जनरल मैनेजर हैं, वो मालिक थोड़ा है। वो अच्छी तरह से, उनकी शान तो बहुत है, पर मालिक तो कोई और ही है ना। आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी मरवाड़ी बिजनेसमैन ये जानता है, कोई भी इंडिया में बिजनेसमैन ये जानता है, मालिक मालिक है। हाँ, आप दूसरे लोगों को जितनी मर्जी शान दे दो, पब्लिसिटी दे दो, उसको घर दे दो, उसको ये वो दे दो, प्राइवेट जेट दे दो, जो कुछ भी दे दो, लेकिन मालिक तो मालिक ही है। तो ये जो इंडिया में ये लोग नहीं समझे, इंडिया में जो गुलामी की आदत है, बहुत पुरानी गुलामी की आदत है, वो हम नहीं भूल पाए। तो आपकी बात से एक बात बहुत इंटरेस्टिंग निकली कि एल्गोरिदम वर्सेस बीइंग, आत्मन ब्रह्म, और एल्गोरिदम पावर है, और वो एल्गोरिदम का पावर के स्ट्रिंग्स जो हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं जिन्होंने एल्गोरिदम बनवाया है, जिनके पास आईपी है, उनके पास पावर है, और उसके थ्रू जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे अपने लोगों की सेना बना के हम पे कंट्रोल लिया और कंट्रोल करते थे, और बाकी जमींदार के थ्रू बाकी टैक्स और एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, वो सारा सिमिलर पैटर्न दिखता है। उसके अलावा जो सबसे एक डरावनी बात है, जिसको लोग उस महीन तरीके से नहीं देखते हैं, एल्गोरिदम जिसका पावर। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि टिमनिट गेब्रू जो गूगल के लिए काम कर चुकी हैं, और उन्होंने एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में काम किया, और ये इन्होंने देखा कि ब्लैक जैसे जो रेशियल है यहाँ यूएस में, उनको एल्गोरिदम डिसएडवांटेज में रखता है। तो एल्गोरिदम, जैसा आपने बताया कि ट्विटर, फेसबुक सारे बताते हैं कि हमारा एल्गोरिदम डिसाइड कर रहा है, तो टिमनित और जॉय बोलोवानी, इन दोनों ने रिसर्च किया 2018 में, और उन्होंने डेटा देखा कि यूएस में कैसा होता है। तो उन्होंने देखा कि डेटा काफी बायस था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन लर्निंग से डेटा काफी बायस था उसमें, और उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। हाँ, उनका एरर रेट था, ब्लैक वुमेन के लिए एरर रेट था 34.7%। ऐसा एरर रेट तो आप कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। इसका मतलब कि ये बायस्ड है अगेंस्ट ब्लैक वुमेन के, और व्हाइट मेल के का एरर रेट था 0.08%, तो व्हाइट मेल के फेवर में। तो ये एल्गोरिदम जो पावर दे रहा है, और हम सोच रहे हैं कि हम आईटी करके और एल्गोरिदम में पार्टिसिपेट करके कर लेंगे, ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप जो बोले डेटा हमारा ले रहा है, लेकिन एल्गोरिदम जिसका है वही देवता है, वही डिसाइड, वो एल्गोरिदम बना सकता है ऐसा कि वो ऑटोमेटिकली एरर रेट आपके डिसफेवर में देगा और अपने फेवर में लेगा। तो हम किसी भी तरीके से हम उस इंटरफेस में काम भी करेंगे, जैसे हमारा म्यूटनी हुआ था 1857 का, हम वैसे म्यूटनी भी नहीं कर पाएंगे इस बार, क्योंकि एल्गोरिदम पे हम बात करेंगे और एल्गोरिदम टोटली बायस्ड होगा। तो ये बहुत ही अच्छे पॉइंट बताए। और दूसरा पॉइंट क्या बताया जो आपने थोड़ा सा टच किया, वो है कि कैसे इमोशनल हाईजैकिंग होगी, कि ये एल्गोरिदम हमें इतना जानते हैं कि हम इमोशनली कहां-कहां अटैच्ड हैं, इन्वेस्टेड हैं, उनको सब पता है, और हमको वो यूज कर सकते हैं। और स्पेशली ब्रेकिंग इंडिया में हमने देखा टूल किट को कैसे यूज किया गया,
और कैसे ये सोशल मीडिया में एक एक स्टेप्स एग्जीक्यूट किया गया। तो ये हमारे लिए नई बात नहीं है और हमने देख लिया, हम भुक्तभोगी हैं आज। हमको कोई बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि कोविड के बारे में हम बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। हम ये भी मान सकते हैं कि कोविड एक डेटा गैदरिंग का प्लान है ग्लोबल लेवल पे कि हम बायोलॉजिकल वॉरफेयर कैसे करेंगे और हर कंट्री कैसे कैसे उनका डेमोग्राफी और जियोपॉलिटिकल और सारा कुछ रिस्पॉन्स करता है, सारा डेटा कलेक्ट कर लो, इसके बाद एक्चुअल वॉर शुरू करो। तो हम सिटिंग डक जैसा बैठे रह जाएंगे और जिनके पास पावर है, कैपिटल है, जिनके पास पैराफ्रेनेलिया है, वो हमसे इतने स्टेप्स में आगे हैं कि हमें जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 600% इंक्रीज हुआ है पब्लिकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और यूएस टॉप कर रहा था और चाइना ने 2-3 साल के अंतर में यूएस को पीछे छोड़ दिया। सो चाइना जो हमारे बगल में बैठा है और हम नहीं कह सकते हैं कि हमसे उनका बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप है और उनके इंटेंशन कभी भी हमें फेवर करने में है और वो वर्ल्ड को के लिए इम्परवियस है। वर्ल्ड उनको देख ही नहीं सकता कि वो क्या कर रहे हैं, उनका डेटा किसी के पास है ही नहीं। जैसा आपने बताया कि उनके पास अपना बाइड्यू है और अलीबाबा है, सो वो अपना सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग इंटरनली कर रहे हैं, किसी को डेटा नहीं जा रहा है और वो हमारे डेटा हम सबको ले रहे हैं क्योंकि अब हमने एप्स बंद करना शुरू किए हैं रिटेलिएशन में, लेकिन उनके पास ऑलरेडी डेटा है और वो हमारे बहुत सारे डेटा जानते हैं। तो इस सिचुएशन में जब हम धीरे धीरे एडिक्टिव हो रहे हैं अपने इमोशनल और एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन में, लोग यूज कर रहे हैं ऐसे प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी और सरकार उसके आगे उसको रोकने के लिए कुछ या इंडस्ट्रियलिस्ट मिलके उसका अल्टरनेट नहीं ला रहे हैं। तो इस समस्या को देखते हुए आपके जो सजेशन है वो बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और MEIT और नीति आयोग मिलके कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है क्योंकि ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि उनका जो पार्टनरशिप है, उनका जो नो हाउ के इनपुट्स हैं, वो सारे इन्हीं से कैपिटलिस्ट से आ रहे हैं जिनसे थ्रेट है। तो एक्चुअली वो हमारे पे पैसा देके और कुछ चीजें करा रहे हैं, लेकिन वो सब जानेंगे हम क्या जनरेट कर रहे हैं। तो ये तो हमारा नुकसान है दोबारा। तो उनका जो इनपुट है कम है और सब वो भी क्या कि हम थोड़ा सीखेंगे और हम कुछ करेंगे, लेकिन जो सेटअप है वो इतना एक्सपेंसिव है। जैसे GPT-3 की बात अभी सबसे पॉपुलर हो रहा है, उसको रन करने के लिए जितने GPU चाहिए वो एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए एक करने के लिए $4.6 मिलियन की खर्च आएगा एक ट्रायल रन करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और ऐसे 10 से सैकड़ों ट्रायल करने के बाद एक मशीन लर्निंग का मॉडल रेडी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खर्चीला है। क्या ये इंडिया अफोर्ड कर पाएगा? क्या कोई इंडस्ट्री सोच रही है इन्वेस्ट करने को? इंडिया सोच रही है इन्वेस्ट करने को? और उसका जो मेमोरी का पावर चाहिए वो हार्डवेयर चाइना से आना है। चाइना लीड करता है हार्डवेयर में, पब्लिकेशन में लीड कर रहा है, IP में लीड कर रहा है, हार्डवेयर उनका पूरा का पूरा कंट्रोल है। तो ऐसे में जो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स है वो ज्यादा से ज्यादा, आप जैसे कहा कि हमारे लोग ट्रेन होंगे कि हम उसमें कैसे कुछ भी करके जॉब लें, लेकिन हम अपने को पोजीशन नहीं कर पाएंगे। ये जो रिवॉल्यूशन है वो रिवॉल्यूशन है स्ट्रगल ऑफ पावर और उसमें हम अपने को पोजीशन नहीं कर पाएंगे। तो इस पे आपके जो व्यू पॉइंट्स हैं कि फ्यूचर पावर का जो स्ट्रगल है उसमें हम कहाँ लैक कर रहे हैं, हमें क्या क्या बिल्ड करना चाहिए ताकि हम करें। आप वो उसमें टच कर रहे थे, उसके स्पेसिफिक फ्यूचर पावर पे कहाँ हम लैक कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए, इस पे आप बताइए। आपने बहुत अच्छी तरह से समराइज किया सारा कुछ। ये देखिए जो हम प्लानिंग कर रहे हैं ना, प्लानिंग में भी वही लोग घुस गए हैं। गूगल वाला कहते हैं कि हम अपना एक फ्री, आपको कुछ कॉस्ट नहीं होगा, हम अपना कंसल्टेंट लगा देते हैं नीति आयोग में, वो आपको सिखाता जाएगा। और जो भी आप अरविंद कृष्णा CEO ऑफ IBM भी है वहां पे। हाँ, वहां पर देखिए सारे जितने भी ये फॉरेन हैं वो लगे हुए हैं, कंसल्टिंग मुफ्त का आपको सहायता दे रहे हैं। मैकिन्जी बैठी हुई है, प्राइस वाटर हाउस कूपर, ये जितनी भी ये कंसल्टिंग कंपनीज हैं, अमेरिकन ये थिंकर्स हैं, रिपोर्ट निकालते हैं।
ये इनको कौन पैसा देता है? इनको ग्लोबल मल्टीनेशनल पैसे देते हैं ना, ये उन्हीं का काम कर रहे हैं ना, आफ्टर ऑल उनका क्लाइंट तो वही है ना। तो वो आपके लिए मेरे लिए थोड़ा कर रहे हैं। जो आम आदमी इंडिया का, जो इंडिया में 60-70 करोड़ लोग जो गरीबी में फंस जाएंगे और मरेंगे, उनके लिए थोड़ा, वो थोड़ा पैसा दे रहे हैं मैकिंजी को या प्राइस वाटर हाउस को या किसी को, तो उनके लिए थोड़ा वो काम कर रहे हैं। वो तो काम कर रहे हैं जो बिग कॉर्पोरेट लोग हैं, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में हैं, जिनके शेयर बिकते हैं, वो उनके लिए काम कर रहे हैं। तो जो वो रिपोर्ट लिखते हैं, वो इस रिपोर्ट में लिखते हैं कि इसका एआई का बड़ा फायदा होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा, और जो वो फायदे भी होंगे, लेकिन जो नुकसान होगा वो उसके बारे में नहीं लिखते, और हमारे जैसे लोगों को ब्लॉक करते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हमारे जो आवाज है, हमने कितनी मेहनत से एक पुस्तक लिखी, इसको बढ़ाना चाहिए। सब लोगों को 1, 2, 3, 5, 10 कॉपी लेकर लोगों को बांटनी चाहिए, ताकि लोगों के पास ये बात पहुंचे। आप खरीद कर कॉलेज में दें, लाइब्रेरी में दें, अपने एमएलए को दें, अपने किसी गुरु को दें, किसी को मतलब दें, उनको कहें कि पढ़ो तो सही ना, पढ़ो। और फिर मेरे को आजकल कोई खर्चा भी नहीं होगा, कोई जूम में या वर्चुअल हम डिस्कशन भी कर सकते हैं, पैनल डिस्कशन कर सकते हैं। कहीं से भी कोई कोई कॉलेज वाले लोग इनवाइट करें, कोई गवर्नमेंट वाले लोग इनवाइट करें, हम आ सकते हैं। लेकिन हमको ये लग रहा है कि ये ब्लॉकेज हो रही है, ये ब्लॉकेज हो रही है। मेरे को कई एम्प्लॉइज जो गूगल इंडिया के हैं, किसी मेरे मित्र ने कहा, मैं उसको जानता हूँ, गूगल इंडिया में है, वो आपसे बात करेंगे। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। फिर उन्होंने जब मेरी पुस्तक पढ़ी तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं आ सकते, क्योंकि उनको लगा हेडक्वार्टर्स पूछेंगे, हेडक्वार्टर्स यूएस में जाके पूछेंगे, वो बोलेंगे नहीं, इसके साथ बात मत करो, बिकॉज दे डोंट वांट टू एनकरेज मी, दे डोंट वांट कि हमारी बात फैले, वो नहीं चाहते। अब नीति आयोग को, जो हमारा पब्लिशर है, उसका नीति आयोग का चेयरमैन जो है, उसकी पुस्तक हमारे पब्लिशर ने ही छापी, तो वो उसको जानते हैं। लेकिन जो पब्लिशर है, उसने कॉल भी किया उसको कि आप जाके लॉन्च करो इसकी पुस्तक, नीति आयोग लॉन्च करे, या नीति आयोग के पास टाइम नहीं है तो आप पर्सनल कैपेसिटी में भी तो लॉन्च के इवेंट में 5-6 जो लोग होंगे उनमें भी आए नहीं। तो नीति आयोग क्यों हमारे से हमको अलग कर रहा है? क्यों कर रहा है? मिनिस्ट्री वाले क्यों कर रहे हैं? ये डिफेंस वाले क्यों कर रहे हैं? अब जो रिटायर्ड है इंडिया में, जो रिटायर्ड मिलिट्री वाले हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं, वो बात कर सकते हैं खुल के, और वो मानते हैं कि जो हमने किया है, जो हम लोगों को बताना चाहते हैं, वो ठीक बात है और ऐसी बात फैलनी चाहिए, वो मानते हैं। लेकिन जो अभी गवर्नमेंट में है, बाबू लोग हैं, पीएमओ ऑफिस वाले हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं, हम एक तरह के विसल ब्लोअर है, कि हम ये कह रहे हैं, हम समाज को, आम आदमी को बता रहे हैं कि ये हमारा हाल है, ये हमारे लीडर्स का हाल है, ये हमारे टाइकून्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिलियनियर्स है, ये उनका हाल है, ये सारों का हम बता रहे हैं। और ये जो बहुत क्लेवर बात है, बहुत इंटेलिजेंट बात है, कि ये जो फॉरेन एआई के जो बिग कंपनीज हैं, उन्होंने कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट में भी अपना आदमी बैठा रखो, मिनिस्ट्री में भी एक बैठा रखो, एक नीति आयोग में बैठा रखो, नेस्कॉम में बैठा रखो, फिक्की में बैठा रखो, हर जगह एक एक को अपना बैठा रखो, चाहे वो गोरा हो चाहे वो इंडियन हो, अपना ही हो, उसको बैठा रखो, ताकि हमको पता रहे कि वो क्या कर रहे हैं, और ताकि हम उनको थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सके। देखिए, फोर्ड फाउंडेशन जो है, अब मैं एक और बात बताता हूँ, जो फोर्ड फाउंडेशन है, जब ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, तो एक मीटिंग हुई थी शिकागो में, CIA के, CIA उस वक्त CIA नहीं कहलाता था, उसका कुछ और नाम था, तो वो वाली ऑर्गेनाइजेशन, FBI और कुछ ये जो थे, इन लोगों की मीटिंग हुई कि ये अब ये वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गई, अब ये ब्रिटिश एम्पायर खत्म हो जाएगा, अब ये जो थर्ड वर्ल्ड है, ये जो कॉलोनीज हैं आजाद हो रही हैं, तो हम ये वेस्टर्न को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो उन्होंने फिर कहा कि ये फोर्ड फाउंडेशन ने कहा कि हम सारी थर्ड वर्ल्ड में जाके उनको ग्रांट देंगे, जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो लेफ्ट विंग हैं, जो कुछ भी है, उन सबको हम ग्रांट दे देंगे, फेमिनिज्म सिखाएंगे उनको, हम सिखाएंगे सबाल्टर्न स्टडीज के बारे में, जो कुछ भी लेफ्टिस्ट है, फैशनेबल है, वो हम वहां पर ग्रांट देकर, ताकि हम उनकी जेब में पैसा डाल दी जाएंगे, और जो उनका दिमाग है उसमें हम देखी जाएंगे क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे, और थोड़ा सा उनको इन्फ्लुएंस भी करेंगे। तो फोर्ड फाउंडेशन ने सारी इंडियन लेफ्ट विंग को कंट्रोल कर रखा है 50 साल के लिए। फोर्ड फाउंडेशन दिल्ली में, ये जो है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के बगल में जो है ना, उनकी बहुत बड़ी, वहां पर इतनी बड़ी उनकी वॉल है, जैसे कोई किला है, अंदर आप देख भी नहीं सकते,
और अंदर देखने की परमिशन भी नहीं है। बहुत साल पहले मैंने कितने लोगों की सिफारिश से कर करा के चिट्ठियां लिखी, लॉयर वगैरह के, मेरे को अंदर जाना है, मैं आज देखना चाहता हूँ आप यहाँ करते क्या है। तो उन्होंने अंदर बैठ के अच्छी तरह से खिलाया पिलाया, लेकिन कहते यहाँ पर कोई हमारे पास तो डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं, कोई नहीं डॉक्यूमेंट। तो उन्होंने हजारों हजारों रिसर्च करवाई हैं, रिपोर्ट्स लिखवाई हैं इंडिया के बारे में, इंडिया के बारे में, गरीबी के बारे में, दलित के बारे में, इस्लाम के बारे में, माइनॉरिटीज कॉन्फ्लिक्ट, ये वो सारा कास्ट सिस्टम के बारे में। ये जितना भी काम इंडियन लेफ्ट ने किया है, फोर्ड फाउंडेशन ने बहुत ये फंडिंग की है। लेकिन जितनी भी ये रिपोर्ट्स हैं, ये सब ये इंडिया से निकाल कर यूएसए में रख देते हैं इंडिया में, ताकि लोगों को मालूम ही नहीं कि क्या रिपोर्ट निकाली। हाँ, और जितना भी उन्होंने दिमाग में मेंटल कॉलोनाइज किया है लेफ्ट विंग, सारे ये जो पढ़े लिखे जो अर्बन लेफ्ट विंग लोग हैं, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस हैं, जो जेएनयू के लोग हैं, ये सब फोर्ड फाउंडेशन जैसी जगहों में ये पढ़े लिखे उन्होंने उनको पाला हुआ है। अब देखिए, फोर्ड फाउंडेशन जो है वो मालिक तो है हेनरी फोर्ड की जो फाउंडेशन है, फोर्ड मोटर कंपनी है, वो तो कैपिटलिस्ट है। अब आप समझे, कैपिटलिस्ट जो है वो लेफ्ट विंग को क्यों पैसा देगा? अब ये तो समझने की बात है ना। वो लेफ्ट विंग को पैसा इसलिए देगा क्योंकि वो चाहता है कि जो मेरा अपोनेंट है, जो मैं तो कैपिटलिस्ट हूँ, लेकिन वो जो लेफ्ट विंग है मुझे सारी थर्ड वर्ल्ड में नीचे गिराना चाहते हैं, तो मैं भी उनको थोड़ा सा पैसा दे दूंगा। मेरे लिए तो थोड़ा सा है, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा है पैसा, कुछ लाख यहाँ दिए, कुछ लाख यहाँ दिए, मेरे लिए तो ये 0.1% ही है। तो मैं अपना 0.1% वहां देकर उनको थोड़ा इन्फ्लुएंस भी करूंगा, उनके जो यंग लोग हैं उनको मैं इन्फ्लुएंस करूंगा, और ये मेरे को जानकारी होगी कि कौन लीडर है, कौन क्या विचार कर रहा है, कौन ये पार्लियामेंट में क्या बिल होगा, कौन किससे लड़ा हुआ है। तो ये जो फोर्ड फाउंडेशन ने इंडियन माइंड को, इंडियन एक्टिविस्ट को और इंडियन लेफ्ट विंग को जैसे उन्होंने पाला और जैसे उनका माइंड हैक किया, हाँ, 50 साल, 60 साल, 70 साल तक ये करते आ रहे हैं। हाँ, अब वही काम ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले लोग हैं, ये और लेवल पर ये काम कर रहे हैं, ये और एक और ही लेवल पर काम कर रहे हैं। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को इन्फिल्ट्रेट कर रखा है। अब देखिए, मेरे पास बहुत डेटा है, मैं ये कुछ नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसे लड़ाई हो, प्रॉब्लम होगा। लेकिन मुझे मालूम है उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट में, इंडियन थिंक टैंक्स, ये कई थिंक टैंक्स जो इंडिया में हैं, वो उन्हीं के लोग चला रहे हैं, अंदर बैठे हुए हैं। इंडियन मिनिस्ट्रीज में कई कई जगह उन्होंने अपने लोग रखे हुए हैं। अब देखिए, आप समझते हैं कि ये जो सिर्फ सीआईए करेगा क्योंकि वो गवर्नमेंट के लोग हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट के नहीं थे, ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट ही कंपनी थी। तो आजकल के जो गूगल है, ये जो सोशल मीडिया वाले हैं, ट्विटर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये जितने भी हैं, ये फेसबुक है, जैसे भी हैं, ये सब प्राइवेट सेक्टर अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की जैसे अपना एम्पायर, ग्लोबल एम्पायर बना रहे हैं। और उस ग्लोबल एम्पायर में मार्केटिंग भी करनी है, आइडियोलॉजी भी अपनी फैलानी है, ब्रेन वॉश भी करके रखना है, लोगों को मजा भी देना है, ताकि वो सब लोग ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी के गॉगल्स डालकर मजा करेंगे, उनमें नशा आएगा, एक तरह की एडिक्शन होगी, ये भी देना है। उससे पैसा भी बनेगा और लोग जो है वो भी खुश रहेंगे और अपने कंट्रोल में रहेंगे। तो ये जो बात है, ये फ्रॉम टॉप लेवल, पीएमओ ऑफिस के लेकर कोई विलेज लेवल तक, ये सारी स्ट्रेटजी है। और ये कोई और मेरे सिवाय कोई और इतनी खुल के और इतनी डिटेल से और इतनी गहराई से बात नहीं कर रहा। तो इसीलिए मेरे को आप जैसे लोगों की जरूरत है। यू हैव टू हेल्प मी। हाँ, तो इसीलिए मैंने वो पार्ट्स जरूर आपसे डिस्कस की जिसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे इंडिया पे, लोगों पे और उनके फ्यूचर पे। तो जैसे कि अभी यूथ है, जो हमारा इंडिया सबसे आगे 35 बिलो एज में, वो एडिक्शन की तरफ जा रहा है, डिजिटल एडिक्शन की तरफ, ग्रेटिफिकेशन के लिए और डिफरेंट चीजों को यूज कर रहा है। तो ये एक तरीके से साइकोलॉजिकल हाईजैकिंग हो रही है। जैसे चाइना को ब्रिटिशर्स हमारी तरह गुलाम नहीं कर पा रहे थे, तो ओपियम सप्लाई कर रहे थे, ओपियम वॉर किया। तो एक तरीके से आज हमारा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो डिजिटल ओपियम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो यूथ को एडिक्टेड कर रहे हैं उसके लिए, और उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि उनकी साइकोलॉजी क्या है, कि उनको पूरे के पूरे और ऊपर से भी कंट्रोल किया जा सके, एडिक्टिव बना के
फिर उसको कंट्रोल भी कैसे किया जाए, और बाकी जो लोग एडिक्टेड नहीं है उनका भी डेटा लेके फिर उनको कैसे मैनेज किया जाए। और जैसे आपने बताया कि इनकी प्लानिंग बहुत ऊपर तक होती है और टॉप टू बॉटम तक। और उसका एग्जाम्पल ये है कि, और ये इतने शातिर हैं, क्लेवर हैं कि ये बात बाहर तक आती नहीं है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जितने फोरम्स हैं अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात कर रहे हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पे, और ये एक बड़ा फियर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब मशीन ह्यूमन का कॉग्निटिव पावर, ब्रेन पावर कंट्रोल करने लगेगा, तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होगा। उसको देखते हुए करते हुए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ग्लोबल एआई काउंसिल है, जो को चेयर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ एंड काई-फू ली थे, उसमें इंडिया के रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं। ऐसे जितने भी वर्ल्ड लेवल के फोरम होते हैं उसमें इंडिया के रिप्रेजेंटेशन जाता ही नहीं है। ये सरप्राइजिंग है वो इसलिए कि हम सारे एजेंसीज के पब्लिकेशन और रिप्रेजेंटेशन जगह जगह पे देखते हैं, लेकिन जहां इतना बड़ा इम्पैक्ट कंट्री पे होने वाला है जो अभी तक नहीं हुआ है, हिस्टोरिकल है, रिविजिटेशन ऑफ कॉलोनाइजेशन पॉसिबिलिटी है, उसमें हम जस्ट सिटिंग डक नहीं है, हम डिलिबरेटली ट्राई नहीं कर रहे। जैसे कि अभी जितने भी 700 करोड़ इन्वेस्टमेंट से काम चल रहा है इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करने को, एआई फॉर ऑल, ये है मेजर एजेंडा, जो सारे सिटीजन सोसाइटी में सभी को एआई यूज करना आना चाहिए। और उसका फोकस कितना है जो आपने बताया, बस उतना ही कि लोगों, स्टूडेंट्स और यंगस्टर या जो लोग जॉब से बाहर आए हैं उनको समहाउ ट्रेन कर देना कि वो एल्गोरिदम बनाने में सक्षम हो जाए, और जिनका यूज करे वेस्टर्न वाले, उन्होंने अपना सेटअप इनके साथ डाला हुआ है ऑलरेडी, आईबीएम, गूगल, अमेजॉन और आप माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, किस नाम किसी का लीजिए, सबके साथ उनका है, और उन्हीं में वो लोग जाएंगे करेंगे। और कोई पैराफर्नेलिया नहीं है जिससे आईपी जनरेट हो, जिससे नया एल्गोरिदम और प्लेटफॉर्म जनरेट हो जो एक्सक्लूसिवली इंडियन का हो। अभी अभी कल परसों के न्यूज में है कि अब फोकस आ रहा है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा कि नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले जो लोग हैं उनकी जो विजन है वो आईटी रिवॉल्यूशन जैसा आया था, बस उसी को फ्रेमवर्क यूज करके कर रहे हैं। ये फ्रेमवर्क यूज नहीं कर रहे हैं जो इंडिया को एक कॉरपोरेशन, हम ब्रिटिशर्स बोलते हैं और ब्रिटेन बोलते हैं, ये मिसनोमर है। एक कॉरपोरेशन जो 8 लोगों से शुरू हुआ, 35 लोग ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय थे, और लंदन के एक रूम में बैठ के प्लान करते थे और लूट के पोविस कैसल को, पोविस पैलेस को रिचेस्ट प्लेस बना दिया। तो ये बात कोई देखता नहीं है, सिटिंग डक जैसे हैं। और जो लोग डिसीजन मेकिंग में हैं, पॉलिसी मेकिंग में हैं, वो अगर ये किताब नहीं पढ़ते हैं, इस किताब की लाइसेंसिंग लेके और इसको पूरे इंडिया को नहीं देते हैं, इस पे डॉक्यूमेंट्री, इस पे बेस करके अपनी डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाते हैं, तो अवेयरनेस नहीं बढ़ेगा। और अवेयरनेस नहीं बढ़ा तो जो एडिक्शन करा रहे हैं विद मोटिव बाहर के कैपिटलिस्ट कंट्रोल करने के लिए, वो सक्सेसफुल रहेंगे। तो इस एरिया में मेजर गैप है, और आपने बहुत ही अच्छा इसमें कवर किया है। और ये जो आपका जो चैप्टर है राष्ट्र, वो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है देन जो हमने सेल्फ बीइंग से रिलेटेड चैप्टर इस बुक में पढ़ा है। और राष्ट्र वाला पार्ट को देखना चाहिए और उसको कनेक्ट करना चाहिए कि हम क्या थे हिस्टोरिकली, जो हम आत्मन, ब्रह्म और उसका पावर, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारे लीडरशिप थी। हम बोलते हैं कि हम विश्व गुरु होंगे, तो वहीं से शुरू होगा। और ये विश्व गुरु होने के रास्ते में जो हमारे एनिमीज हैं, जो रोड ब्लॉक्स हैं, उनको समझ के उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान करना पड़ेगा। जैसे चाइना ने सब पूरे अपने को इंसुलेट कर दिया और अपना बिल्ड किया है, तो वैसे ही करना पड़ेगा। इंसुलेशन, जैसे मैंने बताया पैंडेमिक का, आप फ्लाइट सब तरफ से बंद कर दीजिए ताकि आपके यहाँ इन्फेक्शन आए ही नहीं, और तब आप उसके बाद अंदर का काम कीजिए। तो पहला काम वहां से शुरू करना पड़ेगा। और अंदर का काम जो करेंगे आप, हॉस्पिटल की कैपेसिटी बढ़ाइए, पीपीई की कैपेसिटी, ये सारी चीजें कीजिए। वो है हार्डवेयर करना, वो है आपकी कंप्यूटिंग पावर बढ़ाना, तब जाके जो अभी कर रहे हैं एल्गोरिदम के पावर बढ़ाना और लोगों को ट्रेन करना, वो तब काम आएगा।
इनके बिना उनकी ट्रेनिंग का कोई मीनिंग, इतनी मीनिंग नहीं है। वो रादर जिनका मोटिव है कि हम इंडिया पे कंट्रोल में उनको सर्व करेंगे। तो ये जो मेजर गैप है वो इंडिया को समझना पड़ेगा और वहां से कनेक्ट करना पड़ेगा जहां हमारे ज्ञान है ब्रह्म का। सो ब्रह्म को समझना, ब्रह्म के पावर को समझना और उससे अपने को प्रोटेक्ट करके और इंडियन जो वैल्यू है, इथोस है, उसको राष्ट्र में कन्वर्ट करके और राष्ट्र को प्रोटेक्ट करते हुए राष्ट्र के इंटरेस्ट में काम करने की जरूरत है। और इस पे आपकी जो हम अब फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे, ये आप इन सबको समराइज करके बताइए प्लीज। आपने बहुत अच्छी तरह समराइज किया, आपने तो पुस्तक को बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, मैं बहुत इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। आपने आपका आपका ये जो है मैं तो आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि कई जो लोग इंटरव्यू करते हैं वो जल्दी जल्दी में उन्होंने कुछ ज़्यादा सीखा नहीं पुस्तक पढ़ के वैसे ही बात करते रहते हैं। आपने तो पुस्तक बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है कि जिस तरह के आपके विचार हैं, जिस तरह आप समराइज कर रहे हैं, कमेंट्री दे रहे हैं, वो पुस्तक से जुड़ी हुई है और ये इसलिए आपने ही समराइज कर लिखा है। मैं तो अब यही लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस पुस्तक को आप बढ़ाएंगे तो फिर फैलेगी बात, फिर लोग इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, लोगों तक पहुंचेगी, फिर वो अपनी बातचीत करेंगे, फिर मुझे ये लोग इनवाइट करेंगे, कोई इंटरव्यू करेगा, कोई इसके बारे में आर्टिकल लिखेगा, चाहे बुराई करे चाहे क्रिटिसाइज करे, उससे फर्क नहीं, लेकिन डिस्कशन होना चाहिए, इस टॉपिक पर डिस्कशन होना चाहिए। और सिर्फ जो ऑफिशियल लोग हैं और सिर्फ जो बाहर के लोग हैं उनके लिए नहीं, जो समाज की तरफ से जो बात करना चाहते हैं, जो समाज को, सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो खासकर जो नीचे जो लोग लोअर लेवल के लोग हैं उनके बारे में इंटरेस्टेड हैं कि उनका क्या हाल होगा, वो उन लोगों को जरूर उनकी आवाज सुननी चाहिए। तो उसी आवाज से हम जुड़े हुए हैं, वैसे ही हमारी आवाज वही आवाज है कि हम कोई इलीट लोगों की बात नहीं कर रहे, हम गवर्नमेंट लोग की ऑफिशियल बात नहीं कर रहे, हम कोई मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, किसी बाबू की नहीं कर रहे, हम तो जो आम आदमी है उसके बारे में बोल रहे हैं कि उसका क्या होगा। तो वो इसको आप लोग नहीं पहचानेंगे तो सारा इंडिया बर्बाद हो जाएगा, इंडिया विल बी डिस्ट्रॉयड। जो बॉटम 600 मिलियन पीपल है, जो बॉटम 60 करोड़ लोग हैं, यदि वो उनकी जॉब छूट जाए, उनके ऊपर एक्सप्लॉइट किया जाए, उनको इमोशनली कंट्रोल किया जाए, उनको एडिक्शन में डाला जाए, इमोशनल एडिक्शन, डिजिटल एडिक्शन में डाला जाए, और फिर जैसे उनके विचार हैं वो भी मोबिलाइज किए जाएं कि इनको वायलेंस करो, यहाँ पर प्रोटेस्ट करो, यहाँ पर राइट लगाओ, इस जाति को इस जाति से आपस में लड़वाओ, ये यदि ऐसी बातें होंगी, क्योंकि होंगी, जरूर होंगी, ये इसी को हम ब्रेकिंग इंडिया 2.0 कह रही है। यदि आप इसको एक्सपोज नहीं कर पाएंगे, हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं, अपनी तरफ से कर रहे हैं, यदि आप हमारे से जुड़कर ये बात आगे नहीं फैलाएंगे तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है इंडिया के बारे में। सो इंडिया, मेरे को किसी ने कहा कि हाउ मच टाइम डज इंडिया हैव, और इंडिया का आपका क्या प्रेडिक्शन है, तो मैंने उनको कहा कि मेरा प्रेडिक्शन है कि बाय द एंड ऑफ 2021, इस साल के एंड तक, यदि इंडिया ने मेजर चेंजेस नहीं किए पॉलिसीज में, और इन चेंजेस को करने के लिए हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैड टू गेट इन्वॉल्व, एंड दे हैव टू लिसन टू मी। मेरे पास बहुत डेटा है, मेरे पास बहुत इंफॉर्मेशन है, ये ग्लोबल, ये जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस 2.0 है, कौन है, क्या कर रही हैं, यदि कोई ऐसा सुनना नहीं चाहता तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इट विल बी टू लेट, एंड वंस, और एक बार टू लेट हो गया तो बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड 2030, ये अगले 9 साल में, इंडिया विल बी इन सीरियस ट्रबल, India will be in very serious trouble. Mainly China, Pakistan will have major problem in India against India, और इंडिया के अंदर ही जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस हैं वो भी बहुत बढ़ जाएंगी, और इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ जाएगी, और जो अमीर लोग हैं वो स्विट्जरलैंड में या लिechtenstein में या यहाँ वहाँ जाके मौज करेंगे, बट मे बी सम टॉप टीयर जो पढ़े लिखे हैं AI में वो भी ठीक रहेंगे, लेकिन जो एवरेज इंडियन है, विच मीन्स खूब सारे लोग, हाँ 60-70-80% जो लोग हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। आई डोंट वांट पीपल टू थिंक कि हमको डरा रहा है, ये क्यों डरा रहे हैं, हमको तो फील गुड चाहिए सर। मेरे पास लोग आते हैं कि हमको फील गुड चाहिए, क्रिकेट मैच जिताओ, बात चलो, गाने वाने हैं, यहाँ खेल हो रहा है, भंगड़ा हो रहा है, किसी का स्कैंडल हो रहा है उसके पीछे भागेंगे, हाँ कहाँ गवर्नमेंट गिर गई, क्या लेटेस्ट गॉसिप है, हाँ हमको ऐसी बात बताओ। तो लोग जितने भी हमारे सोशल मीडिया के हीरोज हैं वो यही कर रहे हैं, हम वैसे नहीं कर रहे। तो हमको चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग,
जो लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हमको ऐसे लोग चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले जो लोग हैं, वो प्रॉब्लम को पहचानना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम से भागते नहीं, वो प्रॉब्लम को पहचानना चाहते हैं। जैसे जो लायक डॉक्टर है, वो मरीज को देखकर भागता नहीं, कह रहे भाई ये तो फील गुड नहीं हो रहा। वो तो मरीज की खूब इन्वेस्टिगेट करेगा, रिपोर्ट लेगा और रिसर्च करेगा, टेस्टिंग करेगा, ताकि वो पहचाने कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या है, मैं कैसे इसको कैसे सॉल्व करूं। जो लायक आदमी है, जो साइंटिस्ट है या जो मेडिकल डॉक्टर है या कोई भी चीज में जो जो लायक आदमी है, वो प्रॉब्लम को पहचानना चाहता है, वो प्रॉब्लम की तरफ जाएगा, प्रॉब्लम की उम्र को गहराई से देखेगा, ताकि वो प्रॉब्लम से जीत सके। तो इस तरह के लोग हमको चाहिए। तो बहुत ही अच्छा आपने बताया की मैसेज, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सरप्लस एंड ऑब्सोलीट लेबर, जहां से ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट शुरू हो रहा है। कोविड पैंडेमिक ने ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट को इतना बड़ा बनाया है, जो पहले से ही 500-600 मिलियंस लोग सरप्लस हैं इकोनॉमी में, वो काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। और ये जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो बहुत सारे लोग जॉब लूज करेंगे, और सरप्लस ऑब्सोलीट लेबर होने वाला है, सरप्लस पॉपुलेशन होने वाला है इनफैक्ट। और इस बुक में आपने बहुत अच्छा कवर किया है कि सरप्लस पॉपुलेशन डीपॉपुलेशन की तरफ लीड करेगा। तो ये तो हम नाजीज और उनके बात करते हैं कंसंट्रेशन कैंप, ये तो उसका कई गुना ज्यादा रिपीटेशन इंडिया में फोकस करके होगा। और हमारे एक नहीं, वेस्टर्न भी हैं, और इस बार चाइना विद कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एनिमीज भी हैं। तो हमारे चांसेस तो और है, और हमें एविडेंस की जरूरत नहीं है। अभी अभी जो कॉन्टेक्चुअली शुरू हुआ है एक्टिविटीज, वो हम देख सकते हैं कि कैसे 26 जनवरी को, जो हमसे हमारे देश के लिए सबसे पावन दिन है, कैसे लाल किला पे कराया गया, और प्लान के तहत टूल किट सब लोग जानते हैं। तो हमें हाथ कंगन को आरसी क्या, सारे एविडेंसेस हैं। और आपके सबसे इंपॉर्टेंट की मैसेज को मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि इसे जैसा हम करते हैं कि समस्या को समझना, उसको डिफाइन करना, उसको सॉल्व करने के स्ट्रेटजी बनाना, और उसको सशक्त तरीके से फ्यूचरिस्टिक व्यू से इंप्लीमेंट करना, ये करने की जरूरत है। ये पीस मील, और इंडिया में हम लोग जानते हैं, एक बोलते हैं टर्म है थुक पॉलिश, वो करने से नहीं होगा। और अभी के जितने हैं अटल बिहारी योजना जो सबसे बड़ा लॉन्च किया गया है, उससे हम जस्ट एल्गोरिथम लिखने वाले होंगे, हम इसके बाकी चीजों को जो सबसे खर्चीला और सबसे ज्यादा पावर देता है उस पर नहीं करेंगे। इसलिए आपके जैसे और आपके जैसे जितने लोग हैं, जितनी भी तीखी बात करें, लेकिन सच्ची बात कर रहे हैं, डेटा के साथ बात कर रहे हैं, उनको सुना जाए, देखा जाए, तब समस्या की पहचान होगी और समस्या का स्कोप पता चलेगा, और तब आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अभी आप जंप स्टार्ट करते हैं तो आप समस्या को बिना समझे एड्रेस करते हैं, हमने बिना डायग्नोसिस का कोई भी मेडिसिन डाल दिया, तो ये मेडिसिन वर्क नहीं करेगा, हो सकता हार्म भी करे। तो उसके संदेह भी होते हैं। इस पे ध्यान रख के एक बार फिर से वापस जाके स्टार्ट करना पड़ेगा कि ये समस्या बाहर से आ रही है, और समस्या है, उसको हम अपने एज ए राष्ट्र अपने पावर के हिसाब से कैसे डेवलप करें, और एक एक कंपोनेंट्स को कैसे बिल्ड करें। हार्डवेयर में हम इतने पीछे हैं कि उसका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उसका इतना बड़ा रिसर्च और आईपी जरूरत है कि ये माइंड बॉगलिंग है। तो उसको तो जैसे हम यूएस में मैनहट्टन प्रोजेक्ट किया गया, न्यूक्लियर बॉम्ब बना के रोका गया अटैक को, इस तरह की जरूरत है। तो हम टिपिंग पॉइंट पे हैं, सुनामी आने वाला है सरप्लस लेबर और ऑब्सोलीट लेबर का, अनएम्प्लॉयमेंट का, और जिसके कारण पूरा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा सफर करेगा और बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। इसके साथ एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अचीवर्स जंक्शन ये चैनल ही है ऐसे लोगों को लाना जिन्होंने अचीव किया है और जिनकी अचीवमेंट बहुत यूनिक है, एक स्टोरी टेलिंग है, और आपकी अचीवमेंट एक स्टोरी टेलिंग है। मेरे किताब के कलेक्शन में आप हैं, आपके इंसाइट्स हैं, आपके थॉट प्रोसेस है। मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हूँ, हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे होगा, मैं उस पर डीपली इन्वॉल्व हूँ और उसमें इंटरेस्ट ले रहा हूँ, और आपके जो ब्रॉडर पिक्चर था उसमें उसको फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे जैसे लोग कुछ अचीव करेंगे, इसके लिए इंस्पायर्ड होते हैं।
तो अचीवर्स जंक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अचीवर्स को लाते हैं और जो एस्पायर कर रहे हैं अचीवर्स अचीवमेंट की तरफ उनको इंस्पायर करते हैं। इसलिए अचीवर्स जंक्शन को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आपको लेके ये प्रोग्राम एक किया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना समय निकाला और इतने अच्छे इंसाइट दिए। प्रणाम, और हम लोग फिर से टच में रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।